हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस 2 में हम जो है 5वां लेसन हरित ऊर्जा की दिशा में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बहते हुए पानी होता है उसकी गतिज ऊर्जा अथवा संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा, यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। जल विद्युत निर्मिती केंद्र में जलाशय में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। मतलब क्या होता है, जो जलाशय है ना, वहाँ पर उसमें जो पानी है जलाशय में, वो पानी तो संचित किया हुआ है, तो यानी स्थित है, तो स्थिर इसमें है, तो यानी स्थितिज ऊर्जा हुई। फिर क्या करते हैं, उसको ऊंचाई पर से पानी को गिराते हैं, तो ऊंचाई पर से जब पानी को गिराए तो यानी गतिज ऊर्जा हो गई। और फिर जो बहता हुआ गतिशील पानी है वो पाइप द्वारा बांध की तली के पास लगाए हुए टरबाइन तक लाकर उसकी गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाए जाते हैं। ये पानी से चलने वाला टरबाइन यहाँ पर, तो टरबाइन में जुड़ा हुआ जनित्र घूमने से विद्युत का निर्माण होता है। हम टरबाइन देखो जो है भाप पे चलने वाला टरबाइन पढ़े थे, जो हम ऊष्मीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा में उसका उपयोग किए। फिर हवा पे चलने वाले टरबाइन का उपयोग हमने प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा में देखा। अब जो जल विद्युत ऊर्जा है इसमें कौन सा है, पानी पर चलने वाला टरबाइन है। तो पानी यहाँ पर क्या हुआ, जो स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार है उसको क्या करते हैं, उसे जो ऊंचाई पर से गिराते, जब वो गतिज ऊर्जा में आता है तो पानी द्वारा जो है चलने वाला टरबाइन घूमने लगता है, और जब वो घूमने लगता है तो उससे जुड़ा जनित्र घूमने लगता है, और जब जनित्र घूमने लगता है तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जल विद्युत केंद्र के विविध चरण की प्रवाह आकृति है। तो अगर तुम्हें प्रश्न आए जल विद्युत केंद्र के विविध चरण की प्रवाह आकृति, तो ये बनाना है। स्पष्टीकरण आया तो ये लिखकर और ये प्रवाह आकृति बनाना। स्पष्टीकरण में तो प्रवाह आकृति बनाना ही है, अगर पूछे या ना पूछे तुम्हें बनाना है। फिर यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण, तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी जो स्थितिज ऊर्जा में है लेकिन फिर बाद में उसको बह रहा है, तो बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा में आया। फिर उसके कारण टरबाइन, पानी से चलने वाला टरबाइन ये घूमने लगा, तो यानी वो भी गतिज ऊर्जा में आ गया, और फिर इससे किस में रूपांतरण हुआ, विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार से जल विद्युत ऊर्जा में जो केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण की ये प्रवाह आकृति है। अब इसकी रूपरेखा यहाँ पे दी गई है। तो रूपरेखा जो है ये हमें जो है मेन इसकी रूपरेखा पे नाम याद रखना है, और इस पर जो है प्रश्न आते हैं। जैसे मान लो तुम्हें जल विद्युत केंद्र की रूपरेखा निम्नलिखित आकृति से दर्शाई गई है। बांध की कुल ऊंचाई के लगभग मध्यम भाग से पानी एक मार्ग द्वारा टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। मतलब यहाँ पे देखो बांध बना है, ये पानी है, ये संचित पानी है, तो यहाँ से क्या किया गया, बहते हुए पानी से जो है बांध ये पानी ले जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो टरबाइन है, तो यहाँ पे टरबाइन जो है ये संचित पानी है ना, संचित पानी को क्या कर रहे हैं, इसे जो है ऊंचाई पर से गिरा रहे हैं। तो ऊंचाई पर से गिराए तो क्या हुआ है, टरबाइन है, टरबाइन पर चलने लगता है, और टरबाइन से फिर क्या हुआ, जनित्र घूमने लगा, और जनित्र घूमने लगा तो वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये पावर हाउस, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण, और फिर यहाँ से देखो बिजली हमारे घरों में आती है। तो ये मोस्टली जो है यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र से ही हमें बिजली प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम जो है देखो जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, अतः ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण भी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जल विद्युत केंद्र से कोई प्रदूषण नहीं होता, लेकिन बड़े बांध होने के कारण लोगों का विस्थापन, पानी में समा जाने वाले जंगल, उपजाऊ जमीन, पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर होने वाला विपरीत परिणाम, इन वजह से जल विद्युत केंद्र को पर्यावरण स्नेही है या नहीं हमेशा विवाद का विषय रहा है। मतलब पर्यावरण स्नेही मतलब क्या हुआ, यानी पर्यावरण का मित्र, पर्यावरण का ये मित्र है यानी हमेशा विवाद में रहा, क्योंकि देखो इसके ईंधन से ज्वलन तो हुआ नहीं, प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लोगों का विस्थापन, क्योंकि बांध बना रहे हैं ना, बांध बड़े बड़े बांध होते हैं,
तो बांध के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे जो गांव होते हैं, गांव के गांव पूरे खाली करते हैं, यानी उनको वहाँ से हटाना। लेकिन जब उनको हटाना तो उनकी भी व्यवस्था करना ना, तो उनको रहने की व्यवस्था करना। फिर पानी में जो समा जाने वाले जंगल को, तो वहाँ पे जो पूरे के पूरे जंगल है, जो उपजाऊ ज़मीन है और उसमें जो सजीव शिशु, ये सब पर विपरीत परिणाम होता है। इसके लिए ये हमेशा विवाद में रहा है। तो जल विद्युत निर्मित केंद्र से लाभ क्या है? जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, अतः ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण भी नहीं होता है। जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत निर्मित संभव है, यानी कभी भी इसमें विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। और विद्युत निर्मित करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भर जाता है, जिससे विद्युत निर्मित अखंडित हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश के समय में तो बांध पुनः भर जाता है ना, तो ये उसका लाभ। जल विद्युत निर्मित के समक्ष कुछ प्रश्न भी हैं। क्या है? बांध में संचित किए गए पानी के कारण बांध के पीछे बहुत बड़ी जमीन पानी के नीचे आने के कारण कुछ गांव विस्थापित हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे पानी जो है उसके कारण क्या हो, जो ज़मीन है वो पानी के नीचे आ गया। पानी के नीचे आया तो यानी गांव को वहाँ पे खाली करना पड़ेगा ना, तो लोगों को पुनर्वसन का प्रश्न का निर्माण होता है। तो वहाँ पर उन लोगों को फिर क्या है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं उन्हें रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो व्यवस्था के लिए भी इंतज़ाम करना आसान नहीं होता है। और फिर बहुत बड़े पैमाने पर जो उपजाऊ ज़मीन है, जंगल है, वो पानी में समा जाते हैं, क्योंकि पूरा वहाँ पानी है ना, तो ज़मीन जो है वो भी पानी के नीचे आ गई, जो जंगल है वो जो पानी के नीचे आ गया। फिर इसके अलावा बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के कारण पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर विपरीत परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बांध के द्वारा पानी के प्रवाह को रोका जा रहा है ना, तो पानी का प्रवाह रोक रहे हैं, तो जो सजीव सृष्टि है, जो पानी में स्थित जो सजीव है, उस पर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। तो ये सब प्रश्न है इस पर आधारित। ये देखो यहाँ पर ये कोयना जलाशय है, कोयना जलाशय है। यहाँ पर जो है कोयना के द्वारा जो मुंबई में जितने, बॉम्बे में जो पानी का है वो कोयना जलाशय से ही जो है यहाँ पर विद्युत पहुँचती है। सतारा, सांगली वहाँ पहुँचती है। कोयना जलाशय बहुत बड़ा जलाशय है। उसमें जो है, जो कोयना जलाशय है उसमें लेक टैपिंग किया जाता है। लेक टैपिंग करके विद्युत का निर्माण करके विद्युत जो है पहुंचाई जाती है। तो ये लेक टैपिंग क्या है और ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में तुम्हें जो है खोजना है। और ये तुम्हारा उपक्रम है, सेकेंड टर्म का उपक्रम है। हम जो है फर्स्ट टर्म का उपक्रम तुम लोगों को दिया गया था, 2 पशु और 2 प्राणी और 2 वनस्पति। पशु यानी प्राणी यानी पशु जानवर के बारे में, और प्राणी यानी और 2 वनस्पति यानी 2 मतलब पेड़ पौधे, उनके बारे में देना था। वो फर्स्ट टर्म का तुम्हें उपक्रम दिया गया था। ये सेकेंड टर्म का उपक्रम है। तो यहाँ सेकेंड टर्म का उपक्रम पहला क्या है, लेक टैपिंग का क्या तात्पर्य है और क्यों किया जाता है। ये कोयना जलाशय में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था लेक टैपिंग। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो और इसके बारे में लिखो। फिर एक और उपक्रम है इसी में ही, ये है सौर कुकर, सौर उष्मक और सौर बल्ब। इनके बारे में से जानकारी प्राप्त करो। सौर कुकर क्या है, कैसे कार्य होता है, सौर उष्मक क्या है, कैसे कार्य करता है, और सौर बल्ब क्या है, कैसे कार्य करता है, आकृति सहित इनके बारे में जानकारी लिखना है। ये तुम्हारा उपक्रम दूसरा है, इस सेकेंड टर्म का ही दूसरा उपक्रम, ये आ है। वो उपक्रम अ और उपक्रम आ, ये दोनों तुम्हें जो है सेकेंड टर्म के उपक्रम, जो तुम लोग 300 पेज की कॉपी बनाए थे, जिसमें फर्स्ट टर्म का लिखे थे, 9th का पहले लिख चुके हो, उसी में ही तुम लोग आगे 10th का लिख रहे हो। तो जो फर्स्ट टर्म का लिखे तो उसी के ही आगे कंटिन्यू करके वहाँ लिखोगे सेकेंड टर्म उपक्रम, ठीक है। और हेडिंग देना उपक्रम अ और उपक्रम आ, सेकेंड टर्म उपक्रम, ठीक है। तो ये हेडिंग क्या दोगे, उपक्रम अ, लेक टैपिंग का क्या तात्पर्य है और इसे क्यों किया जाता है, और इसके बारे में पूरा जानकारी लिखना। और फिर उसके बाद उपक्रम आ लिखोगे,
उसमें लिखोगे सौर कुकर, सौर ऊष्मक, सौर बल्ब, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये जो है साइंस 2 का ये सेकेंड टर्म का उपक्रम है। इसको अगर हिंदी में लिखना है तो द्वितीय सत्र उपक्रम, इस तरह से पहले हेडिंग देना, फिर उसके बाद उपक्रम अ लिखना, उपक्रम आ लिखना, उपक्रम अ क्वेश्चन लिखिए उसके बारे में लिखना, उपक्रम आ क्वेश्चन लिखिए उसके बारे में लिखना, और तुम्हारा साइंस 2 का उपक्रम कंप्लीट होता है। थैंक यू।